वालेकुम सर। No. No, it's not muted. It's okay. I don't even know if features here. अस्सलाम वालेकुम। मैंने लास्ट क्लास में अनाउंस किया था कि वी विल स्टार्ट नाउ वेक्टर्स टॉपिक, सो लेट्स बिगिन। जी, वेक्टर्स टॉपिक, सबसे पहली बात कि इससे पहले 2019 तक वेक्टर्स एएस और ए2 मीन P1 और P3 में डिवाइडेड था। मीन कुछ पार्ट P1 में हुआ करता था एएस में और कुछ पार्ट P3 में A2 में हुआ करता था। लेकिन 2019 के बाद वेक्टर टॉपिक कंप्लीटली P1 में से रिमूव हो गया, एएस से रिमूव हो गया और कंप्लीटली वो वेक्टर P1 आपका P3 में शिफ्ट हो चुका है।
इसीलिए आपने AS में P1 में अगर अपियर हुए थे तो आपके पास वेक्टर टॉपिक आपने नहीं किया होगा, क्योंकि वो सिलेबस से आउट हो चुका था P1 और वो कम्प्लीटली P3 में आ गया। तो आप P1 और P3 दोनों के जो वेक्टर्स हैं वो हम P3 में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा P3 में भी से सिलेबस कम भी हो गया। P3 का वेक्टर में एक इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ करती थी, वो अब नहीं है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन अब आपके सिलेबस में नहीं है P3 के। सो इसका मतलब ये कि वेक्टर आपने इससे पहले जो पढ़ा है वही ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, वो ओ लेवल का वेक्टर हम पहले रिवाइज करेंगे, फिर हम AS का वेक्टर करेंगे और फिर हम A2 P3 के वेक्टर्स करेंगे। सो जब आप पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, सो रीसेंट पास पेपर्स में तो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन जब आप 2019 उससे पहले की तरफ बात जाएंगे तो आपको A2 P3 में सिर्फ P3 के वेक्टर मिलेंगे और P1 के वेक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रीवियस P1 की प्रैक्टिस 2019 से पहले करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन इसमें दे दिया ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो कि ये वेक्टर्स हमें कहाँ मिलेंगे। सो अब हम फिर स्टार्ट करने लगे इसी बेसिस पे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओ लेवल के वेक्टर्स रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा जी, ओ लेवल में आपने किसी भी एक वेक्टर ए बी को ये सीखा था कि किसी भी एक वेक्टर ए बी को इन द फॉर्म ऑफ कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो कॉलम वेक्टर एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता था ये कॉलम वेक्टर एक्स वाई? चल कुछ याद है? ये एक्स वाई कॉलम वेक्टर क्या है? ये कॉलम वेक्टर ए बी एक्स वाई शो करता था। X mean your movement along the horizontal axis, Y along the vertical axis. अगर X पॉजिटिव है तो राइट साइड, X नेगेटिव है तो लेफ्ट, Y पॉजिटिव है तो अपवर्ड नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। सपोज ये एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1। देयर इज अनदर पॉइंट 4 2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 2 B। If I connect A to B और ये डायरेक्शन यहाँ पे लेबल कर दें, now this is showing vector AB। आप इस वेक्टर ए बी को अगर मैं कहूं कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखें, so what is vector AB in the form of column vector? So A से B आपने ट्रेवल करना है, so it is 3 यूनिट। A से B के लिए 3 यूनिट, 1 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट, 3 यूनिट राइट एंड 1 यूनिट अप। तो ये आ रहा है 3 यूनिट राइट और 1 यूनिट अप, तो ए बी कॉलम वेक्टर बनेगा 3 1। तो ये याद रखिए, कुछ नया नहीं पढ़ रही है, ओ लेवल में थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूं। सो वेक्टर ए बी इज 3 1। अगर कहीं पे वेक्टर पी क्यू लिखा हो -4 7, जलाल इसका क्या मीनिंग होगा कि पी से स्टार्ट होके क्यू किस डायरेक्शन में -4 7? बोले 4 यूनिट लेफ्ट एंड देन 7 यूनिट अप। सो पी क्यू वेक्टर क्या होगा? 4 यूनिट लेफ्ट एंड सी क्यू 7 यूनिट्स अप, -4 7। सो ये आपने ये ओ लेवल में भी किया था। अब बताइए, ओ लेवल में आपने एक और बात ये भी की थी कि वेक्टर बी ए कैसे फाइंड करते थे। ए बी और बी ए में आपस में क्या डिफरेंस था?
अगर इसी में, अगर यहीं पे मैं अगर आपको बी ए वेक्टर फाइंड करूं डायग्राम से, तो अब आप क्या करते थे, बी से स्टार्ट लेते थे। ये देखिए बी से आप स्टार्ट लेना है। सो 1 यूनिट लेफ्ट, 2 यूनिट लेफ्ट एंड 3 यूनिट लेफ्ट। सो बी से ए जाना है तो आप 3 यूनिट लेफ्ट जा रहे हैं और फिर 1 यूनिट डाउन। सो तलहा बताइए बी ए कॉलम वेक्टर क्या बना? जी, बी ए कॉलम वेक्टर बन गया -3 -1। सो अब ए बी और बी ए को दोनों को देखिए तो आपको पता चलेगा कि अगर के डायरेक्शन चेंज होने से साइन चेंज हो जाता है। सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। ओ लेवल्स में हमने मैग्नीट्यूड किया था। एसन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड किस चीज को कहते थे? लेंथ को। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज लेंथ ऑफ अ वेक्टर। सो किसी भी वेक्टर की लेंथ आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ए बी लेंथ का मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या होता है? ये है सिंबल मैग्नीट्यूड का, मॉडुलस। ये मॉडुलस इज द सिंबल फॉर द मैग्नीट्यूड एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। So magnitude or a length of a vector is under root, sorry, मैग्नीट्यूड का सिंबल है। वैसे ये आपने ये आपने मॉडुलस पढ़ा हुआ है ना। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि आंसर हमेशा पॉजिटिव रहे, और ये लेंथ है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव हो। लेकिन ये सिंबल यूज होता है मैग्नीट्यूड के, वो सिर्फ वेक्टर है ए बी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, लेंथ ऑफ ए बी ये सिंबल है इसका। ओके, और ओ लेवल में क्या किया आपने? आपने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर। जी, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सर आया प्लीज 1 सेकंड के लिए आप पीछे पेज पर जाते हैं वापस। पोजीशन वेक्टर इज, ठीक है सर, थैंक यू। OA. Yes, a vector which starts from origin. A vector which starts from origin O. जो वेक्टर O से स्टार्ट होता है उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। A vector which starts from origin is called position vector. So OA, is this a position vector? OA. Yes, it is the position vector of A. नहीं है फिर भी। OA is a position vector of A. OP क्या है? It's a position vector of P. OM, it's a position vector of M. OQ is a position vector of Q. अगर कोई वेक्टर हो BO, क्या ये पोजीशन वेक्टर है? नो, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के लिए वो रिलेटिव टू ओरिजिन होना चाहिए, वो ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। ये ओरिजिन पे एंड हो रहा है तो ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। कुछ जनरल बात, इस प्रीवियस डायग्राम में देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 2। मुझे बताइए व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी? कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे ना। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में एक वेक्टर ओ बी बताना है, ओ से बी। ये वेक्टर क्या है? ओ टू बी। आप काउंटिंग करें, ओ से स्टार्ट करें, बी तक जाने के लिए 1 2 3 4 यूनिट राइट और 2 यूनिट अप जाना पड़ता है। So position vector of B is 4 2, mean 4 unit right and 2 unit up. ऐसे ही है। B के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 4 2। B का पोजीशन वेक्टर क्या है?
ये हमेशा सेम होंगे क्या? यस, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स भी तो ओरिजिन से काउंट होते हैं और पोजीशन वेक्टर भी ओरिजिन से चल रहा है। सो इसका मतलब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सेम होते हैं, सिर्फ राइटिंग स्टाइल इज डिफरेंट। कोऑर्डिनेट्स को कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखेंगे और वेक्टर को कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। सो आई कैन से कि अगर ए के कोऑर्डिनेट्स हुए सी डी, देन व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए? वो भी सी डी होगा, सिर्फ उसको लिखेंगे कैसे? कॉलम वेक्टर की फॉर्म में। पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूलास। आपने एडिशन ऑफ वेक्टर्स वगैरह किया था। अगर यहां पे हो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यहां पे हो ये हो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, अगर यहां से आप वेक्टर ए भी फाइंड करना चाहते हो, आपको सपोज ओ ए भी पता है और ओ बी भी पता है एंड यू वांट टू फाइंड द वेक्टर ए बी। जी, ओ लेवल में एक पाथ वगैरह बनाया करते थे आप, अननाउन वेक्टर फाइंड करने के लिए कोई पाथ बनाते थे। यहाँ पे क्या पाथ बन सकता है ए बी फाइंड करने के लिए? आप अगर ए पे खड़े हैं तो ए से स्टार्ट होना चाहिए ना, ए ओ, ए से स्टार्ट लेना है ना, सो इट शुड बी ए ओ प्लस। तलहा एग्री करते हैं इससे? आप रिवर ए एक किनारे पे खड़े ए पे, जाना है दूसरे किनारे पे बी पे, स्टार्ट कहां से लेंगे आप? यू आर स्टैंडिंग एट ए, यू वांट टू गो एट बी, कहां से स्टार्ट होगा आपका जर्नी? कहां जाएंगे? और फिर ओ से बी। तो ठीक लिखा है ना फिर मैंने? देखिए, मैं जब उस डायरेक्शन मैंने लिखा ही ए ओ है कि ए से ओ जाना है। जब मैं डायरेक्शन जब मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा, ए ओ को मैं ओ ए लिखूंगा, अभी मैं उस डायरेक्शन को नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं मेरे पास पाथ अवेलेबल क्या है। ये कहते हैं तो मैं एरो हटा देता हूँ, छोड़ दें, एरो है ही नहीं यहाँ पे। आपने ए से बी कैसे जाना है? ए से ओ आएंगे और ओ से बी जाएंगे। ठीक हो गया, एरो खत्म कर दिए, जो कंफ्यूजन ही खत्म होगी। अब मुझे ये बताइए, ये ए बी के लिए मैंने एक, क्या ये ए बी को मैंने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया है? क्या ये दोनों पोजीशन वेक्टर हैं? नो, ये पोजीशन वेक्टर है ओ बी, बट ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। सो हमने एहसन इस ए ओ को पोजीशन वेक्टर अगर बनाना हो तो क्या करूंगा? सो पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए तलहा मुझे ओ पहले लाना है, सो डायरेक्शन रिवर्स करनी है। जब डायरेक्शन रिवर्स करूंगा तो बन जाएगा माइनस ओ ए। सो ये देखिए, मैंने ओ ए को, ए ओ को ओ ए जब किया तो मैंने साथ माइनस लगा दिया। क्या अब दोनों ये पोजीशन वेक्टर्स हैं? अब ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो इसको आप अपने पास क्यों नोट कीजिए, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। मुनीब, ये एक फॉर्मूला बन गया है। ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और जितने क्वेश्चन करेंगे हर क्वेश्चन में ये यूज होगा ऑलमोस्ट। ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए।
हाँ, ये है, ये तो फैक्ट है। तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ये मैं हर क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई किया करूंगा तलहा, ये वाली बात। ये अपने क्वेश्चन में मुझसे अब नहीं पूछने की ये कहां से आया है। आप मुझे बताइए, अगर ए बी ये है तो पी क्यू क्या होगा? पी क्यू के रूल बताइए। पी क्यू इज इक्वल टू, कान पकड़ के तो भाग रहे हैं, बताएं। ओ क्यू माइनस ओ पी, पोजिशन वेक्टर ऑफ सेकेंड माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। आप बताएंगे एस एन सी बी, ओ बी माइनस ओ सी। ये सब डिफरेंट रूल्स नहीं है, ये एक ही रूल को मैं डिफरेंट वे से लिख रहा हूँ, डिफरेंट अल्फाबेट्स के फॉर्म। ओके, फिर आपने ओ लेवल में किया पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते थे? आपके पास अगर टू कॉलम वेक्टर्स दिए हों, 3 एंड 1, एक और कॉलम वेक्टर हो 6 एंड 2, क्या कॉलम वेक्टर को देख के आप बता सकते हैं कि ये वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं? यस, ये पैरेलल हैं या नहीं? यस, कैसे पता चलता है? इंक्रीज सेम है, प्रोपोर्शनल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में रेशियो इक्वल है। अगर आप x में रेशियो चेक करें 3:6 है, 1:2, और y में रेशियो चेक करें तो वो भी 1:2 है। मीन प्रोपोर्शनल, एक सेम नंबर मीन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ तो वेक्टर बन रहा है। So 3 times 2 is 6 and 1 times 2 is 2. So they are proportional क्योंकि इनमें they are proportional क्योंकि इनकी corresponding elements की रेशियो इक्वल है। So अगर मैं कहूं कि यहाँ पे माइनस डाल दो, आप बताइए क्या ये पैरेलल है? अब ये पैरेलल नहीं है। अब तो उसकी रेशियो 2 बन रही है, इसकी रेशियो -2 बन रही है, तो दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। सो अगर मैं कहूं कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, सो अहमद टेल मी एन इक्वेशन कनेक्टिंग ए एंड बी। एक इक्वेशन बताएं जो ए और बी को कनेक्ट करे। ए, एक इक्वेशन बताएं जो ए को बी के साथ कनेक्ट करे। ओ ए तो मैंने सिंपली ए और बी लिखा है, ओ ए वगैरह तो यहाँ पे कुछ नहीं है। सो आप कह रहे हैं बी इज इक्वल टू 2 या ए इज इक्वल टू बी? जी बिल्कुल सही है। ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ बी, या हम बी लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए। सो दिस इज द इक्वेशन कनेक्टिंग ए एंड बी। ऐसे ही है, बी ए का डबल है। सो जब भी वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो ऐसा ही रिलेशन बनेगा, मीन वन वेक्टर विल बी के टाइम्स अनदर वेक्टर। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर हो एक वेक्टर है 6, the other is k, then one vector is 4 and this is 3, ये दोनों पैरेलल हैं, these two are parallel, find k। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, आपको k फाइंड करना है। इब्राहिम कह रहे हैं ये 2 है,
काश ऐसा होता। 4। जी देखिए पैरेलल है अगर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की रेशियो इक्वल होगी ना। सो 6:4, 6 और 4 की रेशियो और k और 3 की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। सो 6:4 इज इक्वल टू k:3। सो आपके पास यहां से k आ रहा है 4.5। 18/4, 9/2, 4.5. So k is 4.5. सो इसका मतलब अगर अब आप अपने पास लिख सकते हैं, if one vector AB is k times another vector CD, if one vector is scalar multiple of another vector, scalar multiple means constant multiple, यहाँ पे k constant है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 2/3। सो अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस शोज दैट AB is parallel to CD। इसका मतलब AB और CD पैरेलल हैं। यही रिलेशन बन रहा था ना इधर भी, वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, A इज हाफ B या B इज 2 टाइम्स A। सो एक वेक्टर दूसरे का k टाइम्स था, स्केलर मल्टीपल था, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, हाफ ऑफ, 1/3, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इस तरह बनेगा। सो जब भी ऐसा रिलेशन बने वेक्टर्स में, इसका मतलब वेक्टर्स पैरेलल हैं। और वो जो k है वो लेंथ डिफाइन करता है कि वो उसका डबल है, हाफ है, ट्रिपल है, 1/3 है, क्या है। एंड इफ वेक्टर AB इज, इस क्वेश्चन में तो कहीं पे भी नहीं है ना ए बी है ना, ऊपर ही लिखा हुआ है ना। अगर ए बी इक्वल हो के टाइम्स सी डी, तो इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। So if AB is equal to K times CD, it means AB is parallel to CD. ओके अब बताइए अगर हो AB is K times BC, तो क्या मीनिंग होगा इसका कि AB एंड BC आर, लॉजिक बनती है AB और BC पैरेलल हो सकते हैं, बी ए की, इसका मतलब वो कनेक्ट हो रहे हैं। मीन ये ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स बी सी से ये समझ आ रही है कि ए बी और बी सी की डायरेक्शन सेम होगी। मीन ये ए बी है, अगर बी सी इसके पैरेलल कैसे बनाया है, वो बी सी स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन, सिर्फ इतना जरूर पता चल रहा है कि डायरेक्शन सेम है। तो आप इसको ये नहीं कहेंगे पैरेलल है, आप इसको क्या कहेंगे फिर, कि ए बी एंड सी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पे लाई करें, और वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं उनको क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स।
तो दे आर कोलिनियर। और क्या था, किया था आपने ओ लेवल में? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो नॉर्मली डायग्राम डिपेंडेंट होती है, लेकिन विदाउट डायग्राम अगर मैं कोई लिखूं एडी, वेक्टर एडी, तो वैसे मैंने कहा ये डायग्राम पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर मैं कोई एक पाथ बनाऊं एडी के लिए तो हो सकता है वो बने ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। एक ये पाथ बन सकता है ना एडी के लिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। एसन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है, अगर आपने वेक्टर ए डिफाइन करना है तो आपका स्टार्ट कहां से होना चाहिए? ए से, क्योंकि ए डिफाइन करें तो ए से स्टार्ट और एंड कहां पे होना चाहिए? डी पे। क्योंकि ए डिफाइन करें तो स्टार्ट ए से होना चाहिए और एंड डी पे, और मिडिल में जितने वेक्टर्स हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए। मैं अगर एक वेक्टर बी पे एंड हुआ तो नेक्स्ट बी से स्टार्ट होना चाहिए, वो एम से नहीं स्टार्ट हो जाना चाहिए फिर। अगर एक वेक्टर सी से एंड हुआ तो नेक्स्ट सी से ही स्टार्ट होना चाहिए। सो ये कुछ आपने ओ लेवल वेक्टर्स में किया। सो जब हम आते हैं ए लेवल वेक्टर्स में, पाथ तो यही रहेगा ना, मैंने सिर्फ डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ पाथ लिखा है कि ए से डी जाने के लिए, और जरूरी नहीं ये पाथ और डायग्राम हो तो पता चले कि ए से एम और एम से डी डायरेक्ट, वो तो डायग्राम पे डिपेंडेंट होगा। अच्छा जी, अब आते हैं हम ये ओ लेवल के वेक्टर्स की रिवीजन की, हम ए लेवल के वेक्टर स्टार्ट करते हैं। ए लेवल वेक्टर्स में जब आएंगे तो सबसे पहला डिफरेंस होगा अहमद कि इसमें 3D वेक्टर्स आ जाएंगे। 3D वेक्टर्स आ जाएंगे, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स। तो 3D वेक्टर्स आ जाएंगे तो पहले कितनी डायमेंशन होती थी? 2 डायमेंशंस, और अब कितनी डायमेंशन हो जाएंगी? सो पहले डायमेंशन होती थी एक्स एंड वाई, एक्स एंड सेकेंड इज वाई। सो थर्ड डायमेंशन भी अब होगी एक जी डायमेंशन। ये जी डायमेंशन कैसी होगी? नहीं, थर्ड वेक्टर, थर्ड डायमेंशन। आप अगर अपने पेज पे एक्स और वाई ड्रॉ किया है तो ये जो पॉइंट है ताहा तलहा, ये जो पॉइंट है आपने जो पेज पे अगर ड्रॉ किया तो इस पॉइंट से आउटवर्ड जो थर्ड आएगी डायमेंशन, या अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो इस बोर्ड से दिस डायमेंशन इज जी डायमेंशन, ये थर्ड डायमेंशन है। अगर आप अपने बुक में जिस आपने पेज पे ये 2 डायमेंशंस ड्रॉ किए ना, जी डायमेंशन क्या है? विच इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, z is coming out of the paper. What is the angle between x and y? What's the angle between x and z dimension? वो भी 90, and between y and z 90। तीनों डायमेंशन में एंगल क्या होगा? 90 होगा। ये पॉजिटिव x है, इधर क्या है? नेगेटिव x एक्सिस। वो पॉजिटिव y है, ये है नेगेटिव y। पॉजिटिव z क्या है? विच इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, और नेगेटिव z क्या है? विच इज गोइंग इनसाइड द पेपर, बैक ऑफ द पेपर आप कह सकते हैं। लेकिन थर्ड डायमेंशन जब पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो वो यहां ड्रॉ की जाती है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सब में एंगल यहाँ पे लग नहीं रहा कि 90-90 है, लेकिन है एंगल 90 सब में। दे ऑल डायमेंशन आर परपेंडिकुलर, ये सब में एंगल 90 डिग्री है। तो अब क्या होगा? थर्ड डायमेंशन सिर्फ ऐड हो जाएगी। सो पहले आप वेक्टर ए बी को रिप्रेजेंट करते थे एक्स वाई, कॉलम वेक्टर एक्स वाई से, और आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स वाई जी से।
सो अगर कहीं लिखा हो OA is 3 1 2, इसका क्या मीनिंग होगा? थ्री यूनिट राइट, स्टार्ट कहां से लेना है? ओ से, ओरिजिन से। 3 यूनिट राइट, 1 यूनिट अप, 2 यूनिट आउटसाइड द पेपर। ओ से स्टार्ट किया, 3 यूनिट राइट, तथा 3 यूनिट राइट, 1 unit up and 2 units outside. So this is the point A, कौन सी एरिया वेक्टर आ रहा है? That's a 3D vector. Sorry, चेंज नहीं करेगा। So पेपर में बनाने के लिए नहीं कहेगा आपको 3D वेक्टर। हाँ, हो सकता है कोई 3D डायग्राम दी हो, उसमें से कुछ फाइंड करने के लिए कह दे। So vector AB is x y z. So सब रूल्स वही हैं। जो रूल था ना ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, वो भी उसी तरह अप्लाई होगा। लेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पहले फॉर्मूला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब क्या बन जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सो सब रूल्स जो आपने ओ लेवल वेक्टर में किए, पैरेलल वेक्टर्स वाले किया, पोजीशन वेक्टर किया, वो एज इट इज 3D में भी अप्लाई होंगे। सो एक तो ये नई चीज है ए लेवल में कि 2D से आप 3D में जंप कर लिए। दूसरा एक और चेंज है नोटेशन का। एक नई नोटेशन यहां पढ़ेंगे जो कि कुछ भी नहीं है। मीन कुछ लोगों को मेट्रिसेस शायद पसंद नहीं होते, ये मैट्रिक्स फॉर्म है ना, ये आपकी नोटेशन। सो इसका एक और ऑल्टरनेट है, और वो ऑल्टरनेट क्या है कि आई जे के फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? कॉलम वेक्टर फॉर्म। ये आई जे के फॉर्म क्या है? ये एक्स की डायरेक्शन, आई इज द डायरेक्शन वेक्टर टूवर्ड्स एक्स। मीन अगर मैं इसके लिए अलग बनाऊं, ये आई डायरेक्शन है, ये जे डायरेक्शन है, एंड दिस इज के डायरेक्शन। आई जे के फॉर्म। ये आई जे के फॉर्म क्या है कि वही वेक्टर पहले जो आप ए बी आप लिखते थे एक्स वाई जी इस तरह कॉलम वेक्टर फॉर्म में, अब उसी वेक्टर को आप विदाउट कॉलम वेक्टर फॉर्म आप आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। एग्जाम्पल देखें, अगर एक वेक्टर हो 3 4 2, इसको आप आई जे के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3i प्लस 4j प्लस 2 के, दैट्स इट। ये एक नई फॉर्म आपने पढ़ ली। आई क्या बता रहा है कि ये 3 यूनिट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। जे क्या बता रहा है? ये 4 यूनिट वाई की डायरेक्शन में है। और के ये बता रहा है कि ये 2 यूनिट जी की डायरेक्शन में है। रिवर्स भी आप कर सकते हैं। अगर मैं एक कॉलम वेक्टर लिखूं, सॉरी आईजे के फॉर्म लिखूं, इसको लिखिएगा कॉलम वेक्टर की फॉर्म में। इसकी कॉलम वेक्टर फॉर्म ठीक कह रहे हैं, 5 3 -7। आई जे के, आई जे के, पहले इसको आप बेशक अरेंज करें। दिस इज रिटन 5i प्लस 3j -7k। सो 5 3 -7। एक और
यस 2 0 0 -9 ठीक हो गया, कोई मसला यहाँ तक? एग्जैक्ट 6:05 पे प्लीज सब यहाँ पे होने चाहिए, लेट आते हैं हम लोग, सो क्लास हमारी 6:05 स्टार्ट हो जाया करेगी। सर ऑनलाइन क्लास भी है? सॉरी, क्या कह रहे हैं रोहान? सर इसके बाद आपने कोई ऑनलाइन क्लास भी रखी हुई है या सिर्फ यही नहीं, क्लास यही रखते हैं क्लास आप? है। मैं कह रहा हूँ कि ये लेट इसमें आते हैं तो प्लीज टाइम पे आ ऑल जाया राइट, करें ऑल इसी राइट, क्लास ऑल में। राइट। ओके, आप भी लेट आते हैं, अल्लाह हाफिज। सर मैं जल्दी आता हूँ।